अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरैश उस्मान सीरीज के सीजन 4 की एपिसोड नंबर 69 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है। येनिशर के बावर्ची खाने में अलजन खातून अस्मा से बातचीत कर रही होती हैं और उससे पूछती हैं कि मुझे ये बताओ कि अलचिचक कैसी है, क्योंकि उस बेचारी के साथ हाल ही में बहुत अजीब वाकयात हुए हैं। अस्मा ये सुनने के बाद जवाबन कहती है कि अलचिचक एक बहुत ज्यादा बहादुर लड़की है। एख्तामूर ने जो कुछ उसके साथ किया उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दुख मिला, लेकिन वो बहुत बहादुर लड़की है। वो मुश्किल घड़ी में दोबारा खड़ा होना जानती है। इसी दौरान एख्तामूर भी वहाँ से गुजर रहा होता है तो अलजन खातून उसकी जानिब देखते हुए कहती हैं, अलचिचक एक बहुत ज्यादा मजबूत लड़की है। जिस किसी ने भी उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की हैं, बाद में उसी को ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एख्तामूर अलजन खातून की ये तमाम तर बातें सुनने के बाद मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। जैसे ही एख्तामूर वहां से जाता है तो जेरकोताई बावर्ची खाने के करीब आकर खड़ा हो जाता है। अलजन खातून जेरकोताई को देखने के बाद अस्मा से कहती हैं, क्या कभी एख्तामूर ने अलचिचक को बहन कहा? यह सुनने के बाद अस्मा जवाबन कहती है कि अगर एख्तामूर कभी अलचिचक को बहन कहता तो बहन सुनने के बाद अलचिचक एख्तामूर के साथ बहुत गुस्से से पेश आती। यह सुनने के बाद जेरकोताई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अलजन खातून के दिमाग में अभी भी वो बातें बैठी हुई हैं। इसी दौरान गोरगूस अल्प जेरकोताई के रास्ते में आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जेरकोताई उसे रास्ते में रोक कर कहता है, रुक जाओ सिपाही, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहीं पर रुक जाओ। खाने की तरफ बिल्कुल भी आने की कोशिश मत करना। यह सुनने के बाद गोरगूस अल्प उससे कहता है, तो मुझे क्यों रोक रहे हो जेरकोताई? मुझे अलजन खातून से जाकर खाना लेने दो। जेरकोताई यह सुनने के बाद कहता है कि तुम उसे अलजन खातून नहीं बोलोगे, अलजन बहन कहकर उससे मुखातिब हुआ करो। इधर दूसरी तरफ सोगोत का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर तुर्गुत साहब आसमियान सुल्ताना से कहते हैं, आप काफी ज्यादा बेचैन दिखाई दे रही हैं वालिदा सुल्ताना। उम्मीद करता हूँ कि आप किसी मुश्किल में मुब्तला नहीं होंगी इंशाअल्लाह। यह सुनने के बाद आसमियान सुल्ताना मुस्कुराते हुए कहती हैं कि मैं कभी भी नहीं हारती तुर्गुत साहब। लगता है कि आप ओलोफ के मसले की वजह से मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इसी को ही सियासत कहते हैं। हर किसी को एक दूसरे के साथ दस्तरखान पर बैठना पड़ता है। तुर्गुत साहब जवाबन कहते हैं कि यह दस्तरखान मेरे लिए जहर था आसमियान सुल्ताना। बहरहाल मैंने सुना है कि उस्मान साहब ने सुल्तान मसूद को आप लोगों के हाथों से अगवा कर लिया है। लगता है कि इस बार आप हार गई हैं। यह सुनने के बाद आसमियान सुल्ताना कहती हैं, तुर्गुत साहब, उस्मान ने ऐसी हरकत करके अपने लिए ही बुरा किया। मंगोल कमांडर समागर सुल्तान मसूद को मेरे पास लेकर आएगा, वो अब उस्मान के पीछे है। यह सुनने के बाद तुर्गुत साहब हंसते हुए कहते हैं, समागर? हाँ, लेकिन अगर मैं आपको उनके ठिकाने के बारे में बता दूं। आसमियान सुल्ताना यह सुनते ही हैरान होकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि इसका क्या मतलब है तुर्गुत साहब? क्या आप उनके ठिकाने के बारे में जानते हैं लेकिन मुझे नहीं बताना चाहते? यह बात मत भूलिए कि उस उस्मान के हाथों आपका किला मैंने ही बचाया। यह सुनने के बाद तुर्गुत साहब कहते हैं, एनागोल से ज्यादा कीमती चीजें भी हैं, मिसाल के तौर पर आपका तख्ते इक़्तिदार और आपकी हर चीज। यही वजह है कि आप सुल्तान मसूद को बहुत चाहती हैं। यह तमाम तर बातें सुनने के बाद आसमियान सुल्ताना कहती हैं कि आप चाहते क्या हैं तुर्गुत साहब? तुर्गुत साहब कहते हैं, 120 घोड़े और 200 तलवारें। हम आपके मातहत एनागोल जाएंगे। आसमियान सुल्ताना पूछती हैं, किस लिए? क्या कोई खतरा है? तो तुर्गुत साहब कहते हैं, खतरा हर जगह से उतर सकता है। आप एनागोल भी ओलोफ को देने की कोशिश कर सकती हैं। हिफाजत अच्छी चीज है। यह सुनने के बाद आसमियान सुल्ताना आउची को बुलाकर कहती हैं, आउची, तुर्गुत साहब को 120 घोड़े और 200 तलवारें दे दो जल्दी से। यह सुनने के बाद आउची वहां से चला जाता है और तुर्गुत साहब उस्मान साहब के मंसूबे के मुताबिक ठिकाना बताते हुए कहते हैं, वो गुरूर गाह की एक गार में सुल्तान मसूद को छुपाए हुए हैं, लेकिन वो कल तक वहां से निकल जाएंगे। बेहतर यही होगा कि आप फौरन से कोई हरकत करें। यह सुनने के बाद आसमियान सुल्ताना कहती हैं कि आपको ये कैसे मालूम हुआ तुर्गुत साहब? तो तुर्गुत साहब कहते हैं, मैं बहुत अरसे से उस्मान साहब के साथ जंगे लड़ता आ रहा हूँ। ये बात मालूम करने के लिए मुझे कुछ भी खास हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले मैंने सुल्तान मसूद के बारे में सुना, फिर मैंने गारों को तलाश करना शुरू किया। वो उस गार में था। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस्मान के साथ निपट सकती हैं या फिर नहीं। अब मुझे इजाजत दीजिए। ये कहने के बाद तुर्गुत साहब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रोगाग गार के करीब से एक घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ रही होती है, तभी अचानक से एक तीर आकर
जाकर घोड़ा गाड़ी के सामने गिरता है और फिर देखते ही देखते समागर और उसके साथी घोड़ा गाड़ी की जानिब बढ़ते हैं और समागर गुस्से से कहता है कि अगर किसी ने कोई भी हरकत की तो मैं काट डालूंगा, तुम्हारे इख्तिताम का वक्त आ गया है मसूद। ये कहने के बाद वो जैसे ही घोड़ा गाड़ी के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो उस्मान साहब को पाता है। उस्मान साहब पलक झपकते ही एक जोरदार थप्पड़ उसे मारते हैं और वो जमीन पर जा गिरता है। इसके बाद वहां पर छुपे उस्मान साहब के जांबाज भी मंगोलों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे ही समागर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उस्मान साहब अपने पैरों से उसे दबोच लेते हैं और उससे कहते हैं, समागर, किसका आगाज होगा और किसका इख्तिताम, इसका फैसला मैं करूंगा, ना कि तुम। ये कहने के बाद उस्मान साहब दोबारा से समागर को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। फिर घोड़ा गाड़ी से खुद भी नीचे उतर आते हैं और फिर देखते ही देखते उस्मान साहब के साथी अपनी अपनी तलवारों से मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। समागर गुस्से से खड़ा होकर कहता है, मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सर कलम कर दूंगा उस्मान। ये कहने के बाद वो उस्मान साहब पर हमला करता है, लेकिन उस्मान साहब फिर से उसे जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देते हैं। दूसरी तरफ बाला खातून सोगोद से राह में दाखिल होती हैं, जहां पर बाकी सरदारान की बेगमात भी मौजूद होती हैं। तभी आसमियान सुल्ताना वहां पर आती हैं और आते ही बाला खातून से कहती हैं, खुश आमदीद बाला खातून, खुश आमदीद, आइए मेरे साथ बैठिए जहां पर आपका हक है। इसके बाद तमाम तर लोग बैठ जाते हैं। फिर आसमियान सुल्ताना उन तमाम तर लोगों से कहती हैं कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आज यहाँ पर तशरीफ लाए। तभी वहाँ पर मौजूद एक खातून कहती है, सब खवातीन आई लेकिन मलहून खातून नहीं आई आसमियान सुल्ताना। यह सुनने के बाद आसमियान सुल्ताना जवाबन कहती हैं, यनी शहर की सरदारान खातून में से बाला खातून यहाँ पर मौजूद हैं, इनके होते हुए हमें यहाँ पर किसी और की कोई जरूरत नहीं है। नाजरीन, कुछ देर के बाद तमाम तर लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं और बाला खातून के इशारा करने पर अलजन खातून बावर्ची खाने की जानिब चली जाती हैं। फिर आसमियान सुल्ताना कहती हैं कि जब से मैं इन सरजमीनों पर आई हूँ मैंने बहुत थोड़े अरसे में बहुत सी चीजों का तजर्बा किया है, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहनों की कामयाबी मैदान जंग हो या फिर तिजारत, वो कभी भी हार नहीं मानती और एक कामयाबी से दूसरी कामयाबी की जानिब बढ़ती चली जाती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बाला खातून की बदौलत ही है। इधर बावर्ची खाने में खवातीन काम काज में मसरूफ होती हैं तो अलजन खातून इस मौके से फायदा उठाते हुए एक नशीली दवा रुमाल के साथ लगा देती हैं। फिर वहां पर मौजूद एक खातून जैसे ही आसमियान सुल्ताना का मशरूब लेकर आगे बढ़ती है तो अलजन खातून उसे रोकते हुए कहती हैं, रुक जाओ खातून, ये गंदा है, वो दोबारा से कहीं मुझ पर इल्जाम ना लगा दें। ये कहने के बाद अलजन खातून उसी रुमाल से सुल्ताना के गिलास को साफ करती हैं। फिर वापस रखते हुए कहती हैं कि अब ये आईने की तरह बिल्कुल साफ है, अब कोई भी मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकेगा। इसके बाद वो खातून मशरूब लेकर आसमियान सुल्ताना के सामने चली जाती है और अलजन खातून बाला खातून के पास आकर उन्हें इशारा करती हैं कि काम मुकम्मल हो गया है। फिर देखते ही देखते आसमियान सुल्ताना उस गिलास में मशरूब डालकर पीने लगती हैं। इसके बाद अलचिचक खातून बाला खातून से कहती है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बाजियाम में शामिल होना चाहती हूँ। यह सुनते ही बेंगी खातून एकदम से अलचिचक की जानिब देखने लगती हैं तो बाला खातून कहती हैं, उसके लिए पहले आपकी वालिदा बेंगी खातून की इजाजत चाहिए होगी। फिर बाला खातून बेंगी खातून से कहती हैं, बेंगी खातून, क्या आप इसके लिए रजामंद हैं कि आपकी बेटी हमारे साथ शामिल हो? इसी दौरान आसमियान सुल्ताना बेंगी खातून को इशारा करती हैं तो बेंगी खातून जवाबन कहती हैं, यकीनन बाला खातून, क्यों नहीं, मेरी बेटी जरूर आपके साथ शामिल हो सकती है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आपसे ये तरबियत हासिल करे। यह सुनने के बाद आसमियान सुल्ताना मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेंगी खातून, आपने बिल्कुल वैसे ही किया जिसकी मुझे आपसे तवक्को थी। इसके बाद आसमियान सुल्ताना वहां पर मौजूद खवातीन से कहती हैं कि आप सभी को सरबरा खातून को पहचानना चाहिए। नाजरीन, ये बात करते करते ही आसमियान सुल्ताना बेहोश होकर नीचे गिर जाती हैं और चारों जानिब हलचल मच जाती है। तमाम तर खवातीन आसमियान सुल्ताना के पास जमा हो जाती हैं और बाला खातून कहती हैं, दरवाजे बंद करो और हर जगह पर तलाश करो। यह सुनते ही आउची भी तेजी से वहां से चला जाता है, जबकि बाला खातून बड़ी तेजी के साथ आसमियान सुल्ताना के कपड़ों में मौजूद मोहर तलाश करने लग जाती हैं। काफी देर तलाश करने के बाद बाला खातून के हाथों में वो मोहर लग जाती है, जिसे बाला खातून बड़ी महारत के साथ छुपा लेती हैं। इसके बाद कहती हैं कि जल्दी से कुमराल अब्दाल साहब को बुलाओ। यह सुनते साथ ही अलचिचक वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके जांबाज मुसलसल मंगोलों को मौत के घाट उतार रहे थे। तभी तुर्गुत साहब भी सरदारान के साथ वहां पर आ पहुंचते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं, उस्मान साहब, हम भी आ गए हैं। ये कहने के बाद तुर्गुत साहब भी अपने घोड़े से उतरकर मंगोलों पर टूट पड़ते
पड़ते हैं, जबकि बाकी के सरदारान भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। यह तमाम तर मंजर देखने के बाद समागर भी डर कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। उसे भागता हुआ देखने के बाद बोरान कहता है, उस्मान साहब, वो मंगोल कमांडर भाग रहा है। यह सुनने के बाद उस्मान साहब भी अपने चंद सिपाहियों को लेकर उसकी जानिब चल पड़ते हैं, जबकि उस्मान साहब के बाकी सिपाही अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। दूसरी तरफ आसमियान सुल्ताना बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जबकि कुमराल अब्दाल साहब उनका इलाज कर रहे होते हैं। तभी बेंगी खातून गुस्से से कहती हैं कि ऐसा करने की जुर्रत भी कौन कर सकता है। तो बाला खातून जवाबन कहती हैं, जिस किसी ने भी ये किया है वो अपनी मौत चाहता है। तभी आसमियान सुल्ताना भी होश में आने लग जाती हैं। तो ये देखने के बाद बाला खातून कहती हैं, आसमियान सुल्ताना, आप कैसी हैं? आप ठीक तो हैं? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुल्ताना के जवाब न देने पर बाला खातून कुमराल अब्दाल साहब से पूछती हैं, कुमराल अब्दाल साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या हो रहा है? ये क्यों नहीं उठ रही? ये देखने के बाद औची कहता है, जल्दी बताइए कुमराल अब्दाल साहब, क्या आसमियान सुल्ताना को कोई जहर दिया गया है? कुमराल अब्दाल साहब भी इस पर जवाबन उस्मान साहब के मंसूबे के मुताबिक कहते हैं, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सुल्ताना को कोई भी जहर नहीं दिया गया। शायद कोई एक ऐसी परेशानी है जो कि वालिदा सुल्ताना को अंदर से खा रही है, उसी परेशानी की वजह से ये कमजोर हो गई हैं। सुल्ताना बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन थोड़ी देर मोहतात रहने की जरूरत है। इन्हें तमाम तर परेशानियों से दूर रहने की जरूरत है। यह सुनने के बाद बाला खातून मुस्कराने लग जाती हैं, जबकि बेंगी खातून अस्मा को इशारा करती हैं। तो अस्मा वहां से चली जाती है। अस्मा के वहां से जाने के बाद बेंगी खातून कहती हैं, मैं आसमियान सुल्ताना के लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी। ये कहने के बाद बेंगी खातून भी वहां से चली जाती हैं और फिर बाहर जाने के बाद अस्मा से पूछती हैं, बताओ मुझे लड़की के हवेली में क्या कुछ हो रहा है? मुझे फौरन से बताओ कि मलहून और बाला की तुम्हारे पास क्या खबर है? यह सुनने के बाद अस्मा जवाबन कहती है, बेंगी खातून, मेरे साथ ऐसा मत करें। लेकिन बेंगी खातून उससे गुस्से से कहती हैं, क्या तुम अपनी बहन को खोना चाहती हो अस्मा? यह सुनकर ना चाहते हुए भी अस्मा डरते डरते बोल देती है कि यह तमाम तर एक खेल है। बाला खातून और मलहून खातून आपस में मिली हुई हैं और वो सब लोग मिलकर वालिदा सुल्ताना के साथ खेल खेल रहे हैं। वो आसमियान सुल्ताना की मोहर हासिल कर लेंगे। यह सुनते ही बेंगी खातून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो नाजरीन, इसी के साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। आगे की एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।